हाय दोस्तों। आज एक नए टॉपिक फिर से मैं आया हूँ। ABRs भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर NRE न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड जो कि इंटरव्यू हुआ है उसका एक मैं केमिकल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो दिए हैं इनका इंटरव्यू तो काफ़ी औसम हुआ था। इनका जो इंटरव्यू जो पूछे हैं और जो बताए हैं मेरे को, जो शेयर किए हैं, मैं उसको अगर मैं रेटिंग करने की बात करूँ तो मैं यू औसम के कैटेगरी में रखूँगा। ओके, क्योंकि इनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ और 45 मिनट तक टाइमिंग जो है 45 मिनट तक। तो लेकिन आप 45 मिनट से घबराइए नहीं। 45 मिनट की मतलब ये होता है कि आपने अच्छा जवाब दे रहा था, वो लोग इंटरेस्ट ले रहे थे। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो जितना टाइम हो उतने अच्छे रहे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि 25-30 मिनट भी इंटरव्यू काफ़ी हेल्दी होता है। अब उसमें डिपेंड करता है कि देखिए, मैं ये भी बार बार बोल रहा हूँ कि आप 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें 8 का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो और 2 का एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने 10 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें 8 में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, 2 का एक्सप्लेन कर पा रहे अच्छे से, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ की बात करूँ। लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। कुछ उस क्वेश्चन को बोले कि नहीं पता था। ठीक है, यही दिक्कत यही है ना यार, कि आदमी को एक बार दिमाग घुस जाता है यार कि ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो समझना ही नहीं चाहते। या फिर वो वही बुक पढ़ते, वो उन्हें चाहिए कि नया बुक नया टॉपिक तलाश करे। अब तो मैं पर्सनली एक ऐसे हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। खासकर फ्लूइड में, देखिए बाकी सब्जेक्ट में बाकी है, वो मैं जल्दी बनाऊँगा। ओके, क्योंकि देखिए मैं उस टॉपिक में वो चीज़ को पकड़ता हूँ जो मुझे प्रॉब्लम हुआ, या रियली मुझे प्रॉब्लम हो। मैंने ऐसे सेमेस्टर में पढ़ते पढ़ते ऐसे पूरा सेमेस्टर निकल गया। मैं जब कोई पूछता था व्हाट इज़ फ्लूइड इन फ्रंट ऑफ एनीवेयर, किसी के सामने अगर कहूँ भी पूछते थे, उसका डिफिनेशन देने में घबराते थे, नहीं बोल पाते। तो उस तरह से पढ़ाई मत कीजिए। अगर जब तक आपको आपको लगता है कि हम कुछ सीखें, इसका मतलब ये हुआ जब तक आप किसी के सामने आंसर नहीं दे पाते ना, बोल नहीं पाते ना, वो सीखे नहीं है। वो उसे सीखना नहीं बोलते यार, उसे रट्टा मारना बोलते हैं, मैं समझता हूँ। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप थोड़ा सा हार्डेस्ट बनाइए, चूज द हार्डेस्ट पार्ट, थोड़ा सा हार्डेस्ट पास चूज कीजिए, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और एक बार जब ऐसा हो जाएगा ना यार, उसके बाद रिजल्ट की एकदम लाइन लग जाएगी। ठीक है, घर वाले तंग हो जाए, भाई कितने डाकियाँ आ रही है यहाँ पर। तो ठीक है, मैं इनसे बताता हूँ। इनका 45 मिनट हुआ था, जैसा कि ये बता रहे थे कि वहाँ पर ही करीब सात सात इंटरव्यूअर थे। 7 इंटरव्यूअर थे, तो काफ़ी अच्छी बात है, उतना रहते हैं। ठीक है, और मैं सभी ब्रांच की भी बात कर रहा हूँ यार, कि देखिए अगर आप कोई दूसरा ब्रांच है तो आप लोग को जो भी बेसिक जो क्वेश्चन है, और जो देखिए ऐसा नहीं आपको पता नहीं, ये हॉट टॉपिक नहीं है। जो आपको हॉट टॉपिक लगता है ना, वो पढ़ के जाइए। अगर लगता है इंस्ट्रूमेंटेशन की मैं बात करूँ, तो अगर उन्हें लगता है कि हमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम समझा ही नहीं सकते हैं, इसके बिना ये इंस्ट्रूमेंटेशन में या इस टॉपिक का कोई रोल ही नहीं है, तो वो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, आप उसे पढ़ के जाइए। ठीक है, सभी में ब्रांच की बात करो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, एवरीथिंग। ठीक है, तो वो लोग जो जो हॉट टॉपिक लगे, तो देखिए क्यों स्टूडेंट मेरे से इंटरेक्ट नहीं है, आई होप इस बार शायद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन ये लोग काफ़ी लोग इंटरेक्ट में है, तो वो लोग का मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ताकि आने वाले स्टूडेंट को काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इन लोग 7 इंटरव्यूअर थे। ठीक है, इन लोग ये पहले जाते हैं, उसके बाद 20 करना रहता है, वो 20 के उसके बाद इंट्रोडक्शन देते। देखिए इंट्रोडक्शन में आजकल वो नहीं पूछते इंट्रो दो, वो पूछते हैं नाम क्या है, नाम, एड्रेस, और थोड़ा बहुत पूछते हैं। नाम पूछे तो आप नाम ही बताइए, उसके बाद आप कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट है, वो देख रहे हैं, वो चीज़ की आप टेंशन नहीं लीजिए। अगर वो पूछते हैं ब्रांच ब्रांच, तो आप बचा, अगर सिर्फ पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आपको इसमें ब्रांच बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। ठीक है, क्यों, उन्हें इंटरेस्ट रहेगा वो पूछ लेंगे। ओके, ठीक है, तो इनसे पूछा जाता है फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन है। ठीक है, तो इन्होंने बताया था फ्लूइड है, सीआरई है, हीट ट्रांसफर है, मास ट्रांसफर है। ठीक है, इनसे पहला क्वेश्चन पूछा गया फ्लूइड क्या है, फ्लूइड के बारे में बताइए, फ्लूइड क्या है। तो इन्होंने फ्लूइड को थोड़ा सा जो बताने का जो जो तरीका है ना, काफ़ी अलग चूज कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा किया, मैं तो ये बताता हूँ यार कि चूज अलग डिफरेंट पाथ। तो इन्होंने बोला कि सर थीजोट्रॉपिक और रियोपैक्टिक फ्लूइड होते हैं, मतलब एक टाइम डिपेंडेंट और टाइम नॉन डिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरह से पूछ, तो फिर देखिए ये दोनों टाइम के आधार पर डिपेंड करती है, लेकिन जनरली क्या होता है कि आप सीरस स्ट्रेस पे डिफाइन करेंगे तो आपका हो जाएगा कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। अगर न्यूटोनियन फ्लूइड की न्यूटोनियन के फ्लूइड की अगर बात करें, जैसे कि कंप्रेसिबल
एक्सटर्नल फोर्स के आधार पर बात करें, एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल और शियर स्ट्रेस के आधार पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है आपका न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन। तो इनसे पूछा गया था न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इसमें पूछा गया था कि बिंगम फ्लूइड, स्यूडो फ्लूइड। फिर इसमें पूछा गया था इसका डायग्राम क्या। देखिए इस पर मैं फ्लूइड पे लेके एक वीडियो काफ़ी अच्छा बनाया हूँ, उसमें सिर्फ एक दो टर्म छूटा हुआ है, रियोपैक्टिक और थियोट्रॉपिक फ्लूइड क्या है ये नहीं बताऊँ। एक हाइड्रोलिक क्या है कि अगर हम वाटर की स्टडी करें, जैसे कोई ऐसा स्टडी है जहाँ पर वाटर का कंसर्न है, वाटर का स्टडी करें तो उसको हाइड्रोलिक बोलते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी वो वीडियो बहुत ही, उसमें हर एक टॉपिक, आइडियल, नॉन आइडियल, उसमें डिराइवेशन, एवरीथिंग विल बी क्लियर। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो डायग्राम इनसे पूछा गया था, वो बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं, ठीक है। फिर इनसे पूछा गया कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिस्क्राइब किया गया अच्छा से, ठीक है। देखिए इनका क्वेश्चन बहुत लंबा है तो मैं हर चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करूँगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन पूछा और फिर बर्नौली इक्वेशन पूछा गया। तो इनसे पूछा गया तो कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन में अंतर क्या है। तो देखिए बेसिकली अंतर है कि ये मास पे बेस होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होता है बर्नौली इक्वेशन, ओके। ये पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि बर्नौली इक्वेशन कहाँ पर अप्लाई होता है। तो जनरली आपका वेंचुरोमीटर है, ऑफिस मीटर है, ये सब चीज़ जितना फ्लो मीटर है उसमें अप्लाई होता है। फिर बात करें कि एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था, जैसे कि एक डायग्राम था, उसमें पंप दिया हुआ था, ऐड किया हुआ था। तो उसमें जब पंप ऐड किया हुआ था तो उसमें पूछा गया था इसमें एनर्जी लॉस कहाँ पर होगा और जो पंप में जो वर्क करेंगे ये कहाँ पर ऐड होगा। तो बेसिकली जो एक साइड होता है ना, जैसे कि बर्नौली इक्वेशन आप अप्लाई कीजिएगा तो 2 पॉइंट पे अप्लाई कीजिएगा। तो एक पॉइंट पे जब, मतलब 1.1 पे जब कीजिएगा अप्लाई तो वहाँ पर ही वर्क ऐड होगा, और ठीक है। और जो लास्ट वाला जो सेकंड पॉइंट है वहाँ पर ही फ्रिक्शन लॉस ऐड होगा, क्योंकि शुरू में तो लॉस नहीं होगा ना, दूसरी जगह लॉस होगा, उसका इफेक्ट आएगा, तो वहाँ पर ही ऐड किया जाता है। ये पूछा गया था, ओके। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था और इसमें डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता था। इनका जो भी बताना था ये सब बोर्ड पे ही बता रहे थे, ठीक है। ये बहुत ही, मैं पहले बता चुका, इनका जो इंटरव्यू का है ना वो काफ़ी, उसका रेट मैं ऑसम करूँगा, ठीक है। बहुत अच्छा गया है, एक्सेलेंट कैटेगरी में डालूँगा, ठीक है। फिर आगे पूछा गया था कि पंप का कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता ना तो वो देखिए वीडियो, बहुत ही ऑसम है यार। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक पंप क्या है, क्यों करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक, डायग्राम कैसे बनाएंगे, याद करने का क्या तरीका है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है यार। मतलब ऐसा लगता है यार बहुत लंबा चौड़ा, ऐसा नहीं है यार। वो देखिए वीडियो, प्लेलिस्ट में जाइएगा आपका फ्लूइड के, तो आपको मिल जाएगा, ओके। और मैं बात करूँ तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पूछा, हीट ट्रांसफर से पूछा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करने का मतलब वही जो Q=H/dt होता है, ठीक है। उससे पहले पूछा था मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कितने टाइप का होता है, तो आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये होते हैं 3 टाइप का, ठीक है। ये इसके बारे में डिस्क्राइब किए हैं सब लोग। फिर न्यूटन्स लॉ कूलिंग के बारे में पूछे, ठीक है। फिर फूरियर्स लॉ पूछे, फूरियर्स लॉ क्या है, उसका एजम्पशन क्या है। देखिए एग्जाम्पशन तो किताब में डायरेक्ट लिखा हुआ है बात, लेकिन आप लोग शायद ध्यान दे रहे हो कि नहीं। एग्जाम्पशन क्या है कि मटेरियल जो है ना वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब आइसोट्रॉपिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें थर्मल कंडक्टिविटी सब जगह समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, ये सब चीज़ें होते हैं, 2-3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। फिर इनसे पूछा गया था विंड्स डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए मतलब रेडिएशन से पूछें कि विंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये आप आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो, ओके। फिर पूछा गया ब्लैक बॉडी, व्हाट इज ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या है, उसके बारे में एक शॉर्ट समरी दीजिए। तो आप बता सकते हैं ब्लैक बॉडी क्या है, ठीक है। वो बॉडी एक ऐसा बॉडी है जो कि सारे हीट, मतलब कोई लाइट को या हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और ट्रांसमिट नहीं करता है। हाँ इमिट करता है, ऐसा नहीं है, तभी तो जो आपका जो हॉट बॉडी है, ये जो ब्लैक बॉडी है उस पर बहुत हद है, ठीक है। वो पूछा गया था। फिर टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर पूछा गया था इनसे कि हीट एक्सचेंजर कितने टाइप हैं। तो देखिए हीट एक्सचेंजर के टाइप बता सकते हैं, डबल पाइप है, सेलन ट्यूब है, यू ट्यूब है, ठीक है, ये सब बता सकते हैं। मैं फिर पैकिनॉक्स है, प्लेट टाइप होता है, फिन टाइप होता है, ये सब बता सकते हैं। और देखिए वो चीज़ बताइए ना कि आपको पता है, अगर ऐसा चीज़ बता दीजिए, हाँ नया बताइएगा, उसके बारे में नहीं पता तो ऐसा मत बताइए, ठीक है। नया बताने के नहीं और आप फंस जाइएगा, ओके, ये ध्यान रखिएगा। फिर पूछा गया था LMTD, तो इन्होंने प्रूव करने की कोशिश किया था लेकिन बोले कि नहीं आप रहने दीजिए, LMTD सिर्फ आप कॉन्टैक्ट रेंज के लिख दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया भी था, एक LMTD का प्रूव भी किया था और ख़ासकर वो वीडियो काफ़ी अच्छा था। LMTD को प्रूव किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट रेंट के लिए प्रूव किया था। उसमें कैसे कैसे करते हैं
पिछले साल तो शायद किसी से, हाँ पिछले साल BRC की बात है, LMTT प्रूव करवाया था, डिराइव करवाया गया था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन देखिए इनसे डिराइव तो नहीं पूछा गया था, इसका मतलब ये नहीं कि किसी से नहीं पूछेंगे। तो जिनका इंटरव्यू पहले होता है सब आसान आसान ही क्वेश्चन पूछे, जितना लास्ट में जाएगा इंटरव्यू उतना उनसे हार्डर हार्डर टॉपिक पूछा जाएगा। ओके, ऐसा मैं देख रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है। देखो जो क्वेश्चन पूछ चुके वही चीज़ें उनसे पूछने का एक्सपेक्टेशन कम है, वो दूसरा पूछेंगे। ओके, क्योंकि वो लोग इंटरव्यू में मास्टर हासिल किए हुए हैं, इतना इंटरव्यू लेते हैं ना कि हमें लगता है कोई दुनिया में वो लोग का इंटरव्यू ही चलते रहता है, मतलब इंटरव्यू लेने का ही पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, फिर एवोपरेटर के बारे में पूछा गया था कि एवोपरेटर क्या है, मतलब एवोपरेटर में स्टीम इकोनॉमी क्या है, मतलब इकोनॉमी और कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, तो स्टीम इकोनॉमी के बारे में पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल है यार कि 1 kg स्टीम में जितना अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेट करते हैं उसको स्टीम इकोनॉमी बोलते हैं। ओके, फिर मोलियर चार्ट बोलते हैं, तो ये बताया था, नहीं बता पाया था। ठीक है, मोलर चार्ट के बारे में। फिर है कि फिक्स लॉ पूछा गया था, फिक्स लॉ क्या है, तो फिक्स लॉ आप बता सकते हैं। डिस्टिलेशन कॉलम को ड्रा करने के लिए बताया कि मतलब बोर्ड पर ड्रा करवाएं, डिस्टिलेशन कॉलम ड्रा कीजिए, उसमें पूछा गया था। रेक्टिफाइंग सेक्शन क्या है, ये सब पूछा है। रेक्टिफाइंग सेक्शन को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये इसके बारे में पूछा गया था। फिर इनसे जो एक्सट्रैक्शन के बारे में पूछा गया कि एक्सट्रैक्शन में जो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डिपेंड बताता है कि यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होगा कि नहीं, तो वो है आपका सेलेक्टिविटी। ठीक है, इस चीज़ के बारे में। फिर है कि और जिसको ड्राइविंग फोर्स बोल रहा था, ये ड्राइविंग मास ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पर है, तो ड्राइविंग फोर्स तो आपका कंसंट्रेशन डिफरेंस ही है, लेकिन वो एक सेपरेशन फैक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, कि ये रहेगा सेपरेशन फैक्टर क्या है। फिर एक डिस्टिलेशन कॉलम पूछे कि उसमें क्या है, उसमें सेपरेशन फैक्टर क्या है, यानी ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो रिलेटिव वोलेटिलिटी ही है। ठीक है, उसके बारे में पूछा गया। मोलरिटी के बारे में पूछा गया, मोललिटी के बारे में पूछा गया। ये पूछे कि ये दोनों में से कौन सा जो है ना वो टेम्परेचर प्रेशर पे अनअफेक्टेड होता है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, तो वो है मोललिटी। ओके, और मैं बात करूँ तो हाँ ये चीज़ है, हो गया। फिर पूछा गया था ड्राइंग से, ठीक, क्वेश्चन इससे बहुत ही पूछा गया, 45 मिनट का इंटरव्यू चला है। ड्राइंग से पूछा गया था, ड्राइंग में मॉइस्चर कितने टाइप के मॉइस्चर होते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि अनबॉन्ड मॉइस्चर को डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, बॉन्ड मॉइस्चर अनबॉन्ड मॉइस्चर, ओके देख सकते हैं। फिर इनसे पूछा ड्राइंग का कर्व बताइए कि कर्व क्या है। यार बहुत ही सिंपल है, इसे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और यही सब था। ठीक है, फिर इनसे पूछा गया था वेटेबल टेम्परेचर, ड्राइबल टेम्परेचर। ठीक है, तो आप ये भी बताए थे कि वेटेबल टेम्परेचर क्या, ड्राइबल टेम्परेचर, जैसे एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ उस पर, वो भी देख सकते हैं। तो देखिए मैं हर चीज़ को डिस्क्राइब करता है यहाँ पर यार, तो काफ़ी लंबा हो जाता है, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर वेट ऐसा पूछा कि वेटेबल टेम्परेचर कहाँ पर एप्लीकेशन होता है, क्या आपने कभी मेजर किया है अपना शरीर को, किस कहाँ पर मेजर किया है, कौन देखा मेजर करते हुए, और क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वेट वाटर टेम्परेचर से ये भी पूछा गया था। तो इन्होंने बताया था कि मतलब कूलिंग टावर में हम लोग वेट वाटर टेम्परेचर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर वेट वाटर टेम्परेचर का क्या रोल है। तो इन्होंने बताया कि देखिए कूलिंग टावर में जो हम लोग वेट वाटर टेम्परेचर से नीचे हम लोग कभी भी टेम्परेचर ऑब्टेन नहीं कर, मतलब कूल नहीं कर सकते, ऐसा। ओके, फिर इनसे पूछा गया था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसका इक्वेशन लिखने के लिए पूछा गया था। ठीक है, फिर जीरो ऑर्डर का एग्जांपल बताया गया था, पूछा गया था। तो इनसे ये ना बताया था कि फोटो केमिकल रिएक्शन जो होता है H2 + Cl2 जो HCl बन रहा है वो फोटो केमिकल रिएक्शन होता है, तो वहाँ पर ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, ये भी होता है। प्लस में आप जो कैटलिस्ट के सरफेस पे जो होता है रिएक्शन वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो कंसनट्रेशन है वो टाइम के साथ इंडिपेंडेंट होता है, वो वेरी नहीं करता। ठीक है, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ एग्जांपल पूछा गया था फर्स्ट ऑर्डर का, कि फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल बताइए। ठीक है, कि तो इन्होंने सुक्रोज के बारे में बताया, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज के बारे में, कि ये फर्स्ट ऑर्डर कैसे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस किए थे, कि बोले थे कि ये 2 कंपोनेंट है तो उस पर डिपेंड करता है, कि ऑर्डर जब वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, हाँ डिपेंड तब करता है जब स्टॉकोमेट्रिक कोफिशिएंट और मोलरिटी दोनों सेम हो जाता है ना, तो ऑर्डर भी शायद सेम हो जाता है। मतलब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन की मैं बात करूँ, एलिमेंट्री रिएक्शन में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर जो है सेम हो जाता है, तो उस समय जितना कंपोनेंट रहेगा ना उतना ही उसका ऑर्डर, जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट रहेगा उसके उतना ही आपका हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इस तरह से होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस किए थे।
फिर इनसे पूछा गया था हाफ लाइफ के बारे में पूछा गया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का ही, कि हाफ लाइफ क्या है, उसे कैसे फाइंड कीजिएगा। फिर पूछा गया था कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस की मैं अगर बात, हाँ थोड़ा इससे पहले पूछा गया रिएक्टर क्या है, रिएक्टर में कितने टाइप का होता है, यानी CSTR बैच रिएक्टर ये सब बताए थे, PFR। तो पूछा कि बैच रिएक्टर में और कौन कौन होते हैं, यानी सेमी बैच बताया, तो सेमी बैच थोड़ा सा नया वर्ड लगा, ये कैच कर लिए। तो सेमी बैच के बारे में क्या होता है, तो ये सेमी बैच में क्या होता है कि जैसे दो रिएक्टेंट है, तो एक रिएक्टेंट को इनिशियली हम डाल देते हैं उसमें रिएक्टर में, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हम लोग सेकंड रिएक्टेंट को डालते हैं, ताकि अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो कंट्रोल में हीट का मतलब हीट का रिलीज हो, प्लस में जो अनवांटेड जो रिएक्शन है वो उसे कम करने के लिए भी हम लोग ऐसे में बैच रिएक्टर का यूज करते हैं। ओके, ये सब पूछा गया था। फिर पूछा गया था वेलोसिटी प्रोफाइल पूछा गया था फ्लूइड का, कि पाइप में फ्लूइड का वेलोसिटी प्रोफाइल लेमिनार के लिए क्या होता है, लेमिनार तो बता दें, लेकिन ये लोग टर्बुलेंट का नहीं बता पाए, तो वो लॉगरिथमिक होता है। तो जो लॉग का जो ग्राफ होता है ना, वही होता है उसका, ठीक है। देखिए लेमिनार फ्लो का वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, पैराबोलिक है, वो सीधे ऐसे जाता है, तो इसमें लॉगरिथमिक ऐसे करके ऐसे जाएगा। ओके, और मैं बात करूँ तो ये शायद टर्बुलेंट का नहीं बता पाए थे। ओके, देखिए अगर आपको नहीं पता है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली बोले शायद ध्यान में भी नहीं है। ओके, फिर इनसे पूछा गया था कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस, की कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इन्होंने बताया था कि शायद शुरू में तो समझ नहीं पा रहे थे, फिर बाद में बताए थे, जो भी बताए थे कि आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये बोले कि एरिया बढ़ा देंगे, तो बेसिकली आप एयर का जो फ्लो है उसे तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप हाँ एरिया तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, पैकिंग का स्ट्रक्चर चेंज करके कर सकते हैं, जो बेस्ट पैकिंग होता है वो भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, मतलब आप बैलेंस फोर्स ड्राफ्ट, इंड्यूस ड्राफ्ट ये सब यूज करके बढ़ा सकते हैं। ओके, फिर पूछा गया था कि रिबॉयलर रिबॉयलर क्या है, रिबॉयलर को ही हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, रिबॉयलर की जगह हम लोग फर्नेस क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया था कि सर ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, मतलब कॉस्ट उसका लेके, या फिर और भी चीज़ बताए थे, लेकिन वो पूछना कुछ और चाह रहे थे। बेसिकली में वो पूछना चाहिए था कि रिबॉयलर में हम लोग स्टीम ही क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्टीम यूज़ करने का मेन रीज़न ये है कि रिबॉयलर में जो वाटर का जो लेटेंट हीट है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा रहेगा तो आपका जो क्रूड है, जो हैवी मटेरियल है, उसमें लाइट मटेरियल निकाल देगा आराम से। तो इसका ये आंसर था। इन्होंने शायद फ्रिक्शन फैक्टर और रफनेस के बारे में पूछा गया था, तो ये नहीं बता पाए थे। तो देखिए इस पर शायद मैं वीडियो बना चुका हूँ, यार ध्यान में नहीं आ रहा है। तो फ्रिक्शन फैक्टर और रफनेस के बारे में पूछा गया था, बहुत ही आसान है यार। तो इस तरह से इनका इंटरव्यू होता है कंप्लीट। और देखिए सारे ब्रांच के ऐसे ही होगा, अपना बेसिक पढ़ के जाइए। ऐसा नहीं इनसे अगर डिराइवेशन नहीं पूछे इसका मतलब नहीं आपसे नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।